चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी जो चैप्टर सिक्योरिटी लॉ के अंदर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? म्यूचुअल फंड। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, म्यूचुअल फंड। एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोल सकते। चलो 3 बार बोलना है एग्जैक्ट, मतलब चलो अब बताओ कहां से पढ़ना है। अच्छा एक काम करो, म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा लीगल डेफिनेशन फिर से बोलो तो क्या है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक फंड है जो बना है ट्रस्ट के रूप में, जिसका ऑब्जेक्टिव है मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए क्या करता है? स्कीम्स लॉन्च करता है। हर स्कीम के अंदर ये क्या बेचता है? यूनिट्स। और यूनिट्स को बेच के जो पैसा आता है फिर कॉर्पस से क्या करता है? वो कहां इन्वेस्ट करता है? सब मिला के कितने इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है? 6 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ना। चलो जी बताओ मुझे कहां से पढ़ाना था? यहां से पढ़ाना था ना, स्टेक होल्डर इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। एक बार जल्दी से हेडिंग बोलिए तो, एक बार और। अब ध्यान से सुनो, ये जो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसमें कौन कौन से लोग मिलेंगे? एक तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई एक बात बताओ, शेयर मार्केट का ही प्लेयर है ना म्यूचुअल फंड, और शेयर मार्केट किसके हाथ में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा कौन? सेबी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी हो गया रेगुलेटर। सेबी क्या हो गया? रेगुलेटर। तो ये तो 2 हो ही गया। उसके बाद आरबीआई। आरबीआई कब आएगा? जब तुम मनी मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आरबीआई भी आएगा। अच्छा एमफी, इनका एसआरओ है। एसआरओ का मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और भी एसआरओ छोटे मोटे हो सकते हैं, है ना। फिर इन्वेस्टर्स के एसोसिएशंस हो सकते हैं, और इनकम टैक्स के रेगुलेशंस तो इन पर लगेंगे ही, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 की बात करें, तुमसे अगर पूछूं रेगुलेटर कौन है तो क्या बोलोगे? सेबी। इंडस्ट्री बॉडी बोलोगे तो एमफी, वही लिखा हुआ है। सेबी इज द रेगुलेटर, और सेबी ने इनको रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉ बनाया है? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। और एमफी क्या है इनका? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आईसीएसआई हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही सारे म्यूचुअल फंड का एसआरओ कौन है? एमफी। जितने भी एएमसी हैं, मेन तो कौन होता है? एएमसी, क्योंकि एएमसी ही पैसा संभालता है ना। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी जितने भी हैं वो सब किसके मेंबर हैं? एमफी के मेंबर हैं। तो आप एमफी का वेबसाइट जाकर देखिएगा तो जितने भी म्यूचुअल फंड है सब रजिस्टर्ड हैं किसके साथ? एमफी के साथ, है ना। तो एएमसी का मतलब म्यूचुअल फंड का ही तो एएमसी होता है। अरे म्यूचुअल फंड का ही तो एएमसी होता है ना। आइए अच्छा बताओ एमफी का क्या काम है? एमफी क्या करता है? रेकमेंड करता है और प्रमोट करता है क्या? बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड को कंडक्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के प्रैक्टिसेस अच्छे कैसे होंगे, ये ना। उसके बाद म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को क्या करना? डिसेमिनेट करना, स्टडीज करना, रिसर्च करना, किसके ऊपर? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर। आप देखिएगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। एडवर्टीजमेंट आप देखो, उसके लास्ट में लिखा रहेगा इशूड इन एमपी इन पब्लिक इंटरेस्ट, इशूड बाय एमपी इन पब्लिक इंटरेस्ट। आप कोई भी म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, सब में आपको कौन लास्ट में दिखाई देगा? एमपी दिखाई देगा। देखा है तुमने म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट? तुम लोगों को दिखाया तो था, मैंने दिखाया था। चलो अब म्यूचुअल फंड चैप्टर चल रहा तो एक बार और दिखा देता हूँ। म्यूचुअल देख लो कितना सारा एडवर्टीजमेंट है। आजकल एमएस धोनी भी आ गया क्या इसमें? Can you guess which government ये officer's तो exam ऐड I'm talking about? You get the highest salary in this job. Big. ये अमीर अरे आप बनाएगा। लो ना सर प्लीज। वो देगा तुम्हारे बेटा है। अरे माही, अरे माही तो माही के पास टाइम है, मिलने तो आएगा ही। सेम जो कितनी बार मारे। फिर इमोशनल हो गया। इस बार तो इमोशनल तू हो गया है। पिछली बार रिटायरमेंट की बातें कर रहा था, और ये नई इनिंग्स कैसे शुरू कर दी? अरे ये तो प्लान ही नहीं किया था, बस हो गया। तो आगे का क्या प्लान है? नर्सरी, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, और फिर पहले म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स।
इस इनिंग्स की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर। थोड़े थोड़े पैसे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। सही समय पे ये काम आए। अरे फिर से म्यूचुअल फंड्स? सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन नीचे क्या है। लिखा हुआ है? योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एमफी लिखा है ना, तो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है, आप कोई भी देख सकते हैं। क्या चीज? लड्डू वाला? अब लड्डू वाला इसमें है कि नहीं? ऊपर लिख दूं लड्डू है, इसमें कहीं पर होगा। एक सचिन वाला भी है इसमें, मालूम है? पता है? म्यूचुअल फंड सही है ना? एक ये भी है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया या मैंने आज म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और कल मार्केट नीचे आ गया तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। देख, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए हर म्यूचुअल फंड का रिस्क समझकर ही इन्वेस्ट किया कर और उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर जो लंबे समय तक रख सके। भाई बात तो तेरी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों वहाँ घटिया एडवर्टाइजमेंट तुम लोग को लगाइए ना, जिसमें कुछ डायलॉग ना हो, कॉमेडी ना हो, वो तुम लोग को बेकार लगता है। घर पे जाके देखना लड्डू वाला एडवर्टाइजमेंट। अब उसको कैसे ढूंढूं मैं, क्या लिखूं? म्यूचुअल फंड टीवीसी लड्डू आ जाएगा वो? अब देखता हूं मैं आता है कि नहीं। म्यूचुअल फंड क्या? फंड टीवीसी क्या? लड्डू? नहीं, लड्डू वाला तो नहीं है इसमें। कहाँ आ रहा है? ये फेसबुक पर दिखा रहा है। चलेगा ये? इस पर क्लिक करूंगा तो चलेगा? ये तो पहले पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड डालूं भाई? अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट अलग है ये वाला, जो कहानी मैंने सुनाया था वो अलग है। मुझे लड्डू नहीं मिला। हाँ, दूसरा वाला है ये। सब डाइवर्सिफिकेशन है ये। खास चीजें हो या इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग जगहों पर रखने में ही समझदारी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स ये आपके पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर मार्केट के रिस्क को कम करते हैं। म्यूचुअल फंड सेविंग का नया तरीका। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी हर जगह एमफी लिखा हुआ रहा ना, पढ़ें। मिल गया तो समझ में आ गया एमफी का क्या काम है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या देना? बढ़ावा देना, है ना? तो लास्ट वाला ही एडवर्टीजमेंट तुम लोग को अच्छा लगा? मैं समझ गया तुम लोग अभी तक बच्चे ही हो, है ना? ये बीच वाला जो एडवर्टीजमेंट था सरदार जी वाला, वो सबसे अच्छा था। हाँ, तुम लोग ले लड्डू, बताइए आज भी लोग लड्डू में लगा हुआ। आइए, खैर अब बताओ क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग बोलो, हेडिंग ये बहुत जरूरी है, बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्यूचुअल फंड। फिर से बोलो, एक बार और बोलो, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलो अब सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक छोटा सा चार्ट थोड़ा आगे के पेज पर यहां आ गया गलती से। इस चार्ट को पीछे ले जाइए। कैसे ले जाएंगे? आपको क्या करना है ये भी मैं ही सिखा देता हूं। जहां, हाँ सुनो सुनो, हाँ, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट और हेडिंग लिखा ना, उसमें लिख दो चार्ट और पेज नंबर आगे का दे दो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि पहले हमें चार्ट देखना है, चार्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद शुरू करते हैं। मिला ये चार्ट? कितने नंबर पेज नंबर पे? यार 2 पेज नेक्स्ट ऐसे लिख दो ना, 2 पेज नेक्स्ट है ये। बस अलग अलग बुक में अलग अलग पेजेज होंगे। अच्छा, अलग अलग पेज से याद आया, अभी जो पूरी रात रिवीजन मैराथन हुआ उसमें बाईबैक चैप्टर का भी हुआ, और बाईबैक चैप्टर आपके मॉड्यूल 2 में भी है। और बाईबैक का जब चैप्टर मैंने कराया
तो उसमें ना जो वीडियो में तुम लोगों ने बायबैक किया था उससे 2-3 पॉइंट ज़्यादा था, तो वो मैंने उसी में कवर अप करवाया है, तो वो तुम लोग कर लेना, कर लोगे? अब तो वो यूट्यूब पे है, कौन से यूट्यूब चैनल पे है? एनकेजे अमेंडमेंट एंड रिवीजन चैनल है, वो चैनल अलग है, वो चैनल अलग है, आप वो कर लेना। आप में से कितने बच्चे दोनों मॉड्यूल में अपियर होने वाले हैं? कब 25 अगस्त को पता चलेगा कि हम दोनों में अपियर होने वाले हैं कि नहीं। अच्छा, तो दोनों में अपियर होने वाले हैं तो वो रिवीजन मैराथन आप कर लेना। अब आप लोग का भी नेक्स्ट मंथ में मैं प्लान करूंगा कि आप लोग का भी इसी तरीके से पूरी रात रिवीजन मैराथन हो। मैं उन चैप्टर्स को खासकर टारगेट पे रखता हूं जो तुम्हारा ऑनलाइन हुआ है। तुमने देखा होगा उधर भी मैंने जानबूझ के वही चैप्टर उठाया है जो ऑनलाइन हुआ है, समझे? तो आप लोग का भी 1-2 डिपॉजिटरी जैसे ऑनलाइन हुआ है, तो ऐसे 1-2 चैप्टर जो ऑनलाइन हुआ होगा उसको जरूर उसमें रखेंगे। और उसके बाद टेस्ट होगा, मालूम है ना उन लोग का कल टेस्ट हुआ है। और कल मॉड्यूल फर्स्ट में मैं देख रहा हूँ बच्चा टेस्ट दे रहा है, कल काफ़ी बच्चा था टेस्ट में, कल बहुत बच्चा। और विश्वास कीजिए पहली बार ऐसा हुआ 500-550 व्यूज़ गया टेस्ट का यूट्यूब पे। तो मतलब यूट्यूब पे भी बच्चों ने टेस्ट दिया और फेस टू फेस भी दिया। तो अब थोड़ा सा ना फेस टू फेस का कल्चर आ रहा है वापस, और ऑनलाइन घट रहा है। तो बच्चा सब पढ़ने लगा है, मैं देख रहा हूँ। तो तुम लोग भी पढ़ने लगे हो ना अब? चलो आओ, चलिए हेडिंग बोलो। बोल ही नहीं रहा कोई, जल्दी बोलो जोर से। म्यूचुअल फंड में पहले 5 क्या हैं? प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, और 3 क्या हैं? मार्केट इंटरमीडिएरीज। चलो सबके बारे में जानते हैं। 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट में पहला कौन? दूसरा कौन? एएमसी। इसी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिख दो एएमसी, एएमसी। तीसरा कौन? फोर्थ कौन? अब 5वां तो खुद म्यूचुअल फंड। अच्छा, 3 मार्केट इंटरमीडिएरी में कौन कौन? कस्टोडियन, ट्रांसफर एजेंट एंड डिपॉजिटरी। देखो भाई कम से कम बोल दिया करो, कुछ बच्चे बोलते भी नहीं है। आप नहीं बोलेंगे मजा नहीं आएगा, प्लीज बोला कीजिए। बोलो तो 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम बोलो। और 3 मार्केट इंटरमीडिएरी का नाम बोलो। चलो अब सुनो, एक एक करके सबके बारे में समझाता हूं, ठीक है? अब वापस आ जाइए, यहीं से पढ़ना ना। चलो इधर देखो, देखिए म्यूचुअल फंड में कैसे कैसे सब कुछ होता है पहले ये बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले म्यूचुअल फंड जब भी होगा तो वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर बनेगा एज ए ट्रस्ट। तो ट्रस्ट डीड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रस्ट डीड। अरे इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो भी बनेगा तो ट्रस्ट डीड बनेगा ना, ठीक है ना? चलो अब इसमें देखो, सबसे पहले आता है पिक्चर में स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ पढ़ो। ये प्रोमोटर जैसा है, जैसे कंपनी को प्रोमोटर बनाते हैं ना। अरे कंपनी को कौन बनाता है? प्रोमोटर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड इज द प्रोमोटर। अब जैसे एग्जांपल LIC म्यूचुअल फंड देखा तुमने, तो LIC म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर LIC होगा। LIC मतलब मेन LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने LIC म्यूचुअल फंड को बनाया होगा। बात समझ में आ गया? तो LIC बिकम्स द स्पॉन्सर और द प्रोमोटर, और ये हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। क्या स्पॉन्सर इंडिविजुअल हो सकता है क्या? स्पॉन्सर मस्ट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे SBI म्यूचुअल फंड, तो SBI बैंक जो है वो उसका स्पॉन्सर होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? चलो अब सुनिए, स्पॉन्सर हो गया एक तरीके से ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। क्या हो गया? ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। अब दूसरा कौन होगा भाई? ट्रस्टी। अब ट्रस्टी 2 तरीके का हो सकता है, या तो लोग हैं, अगर मतलब लोग इंडिविजुअल्स हैं ट्रस्टी, जैसे 5 ट्रस्टी है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग ट्रस्टी हैं इंडिविजुअल, तो बोलेंगे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। और अगर क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रस्टी एक कंपनी बन जाए? जरूरी ट्रस्टी इंडिविजुअल होगा, या कंपनी भी ट्रस्टी हो सकती है। तो जान ले, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड हमने बनाया और उसका ट्रस्टी हमने किसी कंपनी को बना लिया, किसी कंपनी को। जैसे A लिमिटेड हमारा ट्रस्टी है, तो A लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक तरीके से हमारा ट्रस्टी हुआ। नहीं समझ में आया यार? अगर तुमने इंडिविजुअल्स को अपॉइंट किया तो उसको क्या बोलोगे? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। और अगर कंपनी को ही ट्रस्टी बना लिया किसी को, तो कंपनी, तो ट्रस्टी कंपनी। वर्ड क्या आ जाएगा? ट्रस्टी कंपनी। तो ट्रस्टी कैन बी इन 2 फॉर्म्स। द फर्स्ट इज ट्रस्टी कंपनी और द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मतलब इंडिविजुअल है, ट्रस्टी कंपनी का मतलब वो कंपनी। हमने एक कंपनी को क्या बना लिया है? ट्रस्टी, है ना? आइए तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लो, AMC। AMC क्या कोई गाली का नाम है क्या? नहीं, असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके और भी नाम है,
इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी इसी को कहते हैं, फंड मैनेजर भी इसी को कहते हैं। और याद रखना है सबसे अच्छी बात तो आ गया कंपनीज एक्ट, ये हमेशा कंपनी होनी चाहिए। कौन वाली कंपनी? कंपनीज एक्ट वाली कंपनी। तो यही मुझे, जब मैं सीएस का स्टूडेंट था ना, तो मुझे लगता था म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रस्ट वस्ट ये सब आ रहा है, यार हमारा क्या रोल, कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल? हर म्यूचुअल फंड को संभालता एएमसी है, और एएमसी हमेशा कंपनीज एक्ट वाली कंपनी होती है। और एएमसी अगर कंपनीज एक्ट वाली कंपनी है तो इस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होगा। अब बोलेगा सर क्या पता इसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़। 10 करोड़ बताइए, कर लाखों करोड़ रुपया संभालने वाले हो, इसका खुद का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ नहीं होगा? क्या बात करते हो यार, है कि नहीं? क्लियर है जी? अब सुनिए, अच्छा एएमसी को कौन अपॉइंट करेगा? एएमसी को अपॉइंट करेगा ट्रस्टी। एएमसी को कौन अपॉइंट करेगा? ट्रस्टी। क्यों अपॉइंट करेगा? कि देखो ये मेरा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में मेरा काम एज ए ट्रस्टी है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी सही ढंग से रहे। अब चूंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो तुमको मैं ये काम देता हूं अपने बिहाफ पे कि तुम इस ट्रस्ट के ट्रस्ट मनी कौन होगा? कॉर्पस। इस कॉर्पस को मैनेज करो, इस कॉर्पस को क्या करो? मैनेज करो। अब 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब देना। पहला, अच्छा एक बात बताओ, एक म्यूचुअल फंड ने 5 स्कीम निकाले तो 5 कॉर्पस होंगे, क्या पांचों कॉर्पस का अलग अलग एएमसी हो सकता है? पांचों स्कीम का अलग अलग एएमसी, याद रखिएगा, पांचों का अलग अलग एएमसी हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, सुनो इधर। स्पॉन्सर इज लाइक व्हाट? प्रोड्यूसर। स्पॉन्सर इज लाइक प्रोड्यूसर। जैसे यश राज का नाम सुना होगा अपने फिल्म इंडस्ट्री में। कौन है यश राज? कौन है? करण जौहर वाला है या वो वाला है? यश राज में कौन आता है? यश चोपड़ा वाला। यश चोपड़ा वाला ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला, डीडीएलजे वाला, यश चोपड़ा। सुनो इधर देखो, इधर देखो, यश चोपड़ा YRF देखा होगा, ये लिखा हुआ आता है, यश राज फिल्म्स। ये हो गया प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर कंपनी एक समय में 10 फिल्म बना रही होगी, और 200 फिल्म का प्रोड्यूसर अलग अलग होगा, डायरेक्टर अलग अलग होगा। जैसे अगर यश राज को मान लो कि कोई कॉमेडी फिल्म बनानी है, तो वो प्रियदर्शन को रखेगा डायरेक्टर। कोई पुराने, मतलब वो कहते हैं एक क्या तो नाम होता है उस फिल्म सबका, पीरियड फिल्म, पीरियड, जैसे बाहुबली एक पीरियड फिल्म थी, तो उसके लिए हो सकता है वो क्या नाम है उसका, राजा मौली डायरेक्टर होगा। अगर मालूम चला अजय देवगन को लेके फिल्म बनाना है उनको, तो रोहित शेट्टी डायरेक्टर होगा, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जब मैं बोल रहा हूं? तो सुनिए, यस राज फिल्म इज लाइक स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। स्पॉन्सर का प्रोडक्ट क्या हो गया? स्कीम्स। हर स्कीम्स के यूनिट होल्डर अलग होंगे, हर स्कीम का कॉर्पस अलग होगा, और हर स्कीम के कॉर्पस को मैनेज करने वाला एएमसी अलग अलग होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अभी दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, इधर देखो। एक एएमसी एक ही म्यूचुअल फंड में रहेगा या 10 म्यूचुअल फंड में घुस सकता हो? 10 म्यूचुअल फंड में घुस सकता है। क्यों? एक डायरेक्टर, जैसे रोहित शेट्टी डायरेक्टर है, जरूरी है कि वो सिर्फ यश राज का काम करेगा? वो अपना भी फिल्म बनाता है, दूसरे का भी फिल्म बनाता है। जैसे रिलायंस सिंघम जो फिल्म है वो रिलायंस एंटरटेनमेंट के नाम से आती है, तो रिलायंस एंटरटेनमेंट इज व्हाट? प्रोड्यूसर, एंड रोहित शेट्टी इज द डायरेक्टर। तो जरूरी कि जो रोहित शेट्टी है वो सिर्फ रिलायंस का ही फिल्म करेगा, या और भी प्रोड्यूसर का फिल्म कर सकता है? तो एएमसी एक समय में 10-10 म्यूचुअल फंड के 20-20, 50-50 स्कीम्स को देखता है। तो इसका मतलब पूरे कहानी में मेन हीरो कौन हुआ? एएमसी। अच्छा, एएमसी बहुत अच्छा है, इधर देखना, ध्यान सुनना। जैसे मैं एएमसी हूं, इस म्यूचुअल फंड ने मुझे अपने यहां अपॉइंट किया कि तुम मेरे इस स्कीम को संभालो, और उसकी इस स्कीम को मैंने इतना अच्छा संभाला कि उस स्कीम के अंदर 1000% डिविडेंड मिला, तो मैं पॉपुलर एएमसी हो जाऊंगा। फिर दूसरा म्यूचुअल फंड वाला भी मुझे बुलाएगा कि तुम मेरे भी स्कीम को मैनेज कर दो। नहीं समझ में आया? तीसरा म्यूचुअल फंड वाला भी मुझे बुलाएगा, तुम मेरे भी स्कीम को मैनेज कर दो। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो एएमसी मेन कहानी तो किसका है? एएमसी का। एएमसी को कौन अपॉइंट करता है? ट्रस्टी। कौन अपॉइंट करता है? ट्रस्टी, कि तुम इस म्यूचुअल फंड के इस स्कीम को क्या करो? मैनेज करो। रिसर्च कौन करता है? एएमसी। शेयर्स कौन खरीदता है? एएमसी। पैसा कौन संभालता है? एएमसी। तो सब कुछ एएमसी। अच्छा, एक होगा कौन लास्ट में? अच्छा, ये सारा का सारा ट्रस्ट किसके लिए बनाया गया? फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर। तो 5 हुए क्या? 1 2 3 4 5 हो गए। म्यूचुअल फंड खुद भी तो है। अरे 5 ही प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट थे ना, बोलो कौन कौन? म्यूचुअल फंड खुद, फिर स्पॉन्सर, ट्रस्टी,
एएमसी और यूनिट होल्डर्स, याद रहेगा। अब इसके मुझे क्या चाहिए, 3 इंटरमीडिएट चाहिए। तो बताओ कौन कौन। कस्टोडियन, आप सुनो कस्टोडियन का मतलब, इधर देखो तुम लोगों को पढ़ाया हुआ सब कुछ, ये सब पढ़ाया कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर में। कस्टोडियन का काम क्या होता है, सिक्योरिटीज का सेफ कीपिंग करना। म्यूचुअल फंड एक समय में 100 करोड़ का शेयर खरीदता है, 200 करोड़ का शेयर खरीदता है। उन सारे शेयर्स की सेफ कीपिंग के लिए उनको क्या चाहिए, कस्टोडियन। क्या चाहिए, कस्टोडियन, ठीक है। दूसरा एसटीए, शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट का मतलब, अब बताओ जो म्यूचुअल फंड है हर मिनट मिनट में लाखों शेयर खरीदता है, लाखों शेयर बेचता है, तो भाई उसके लिए क्या चाहिए इनको, शेयर ट्रांसफर एजेंट, है ना। याद होगा आरटीए, आरटीए था ना, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब चूंकि ये सेकेंडरी मार्केट का प्लेयर है, म्यूचुअल फंड कौन से मार्केट का प्लेयर है, सेकेंडरी मार्केट का प्लेयर है, तो यहाँ कौन होगा, एसटीए। सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को। तीसरा डेपोजिटरी, आजकल जो शेयर मार्केट से शेयर खरीदेगा कौन, म्यूचुअल फंड, वो फिजिकल मोड में खरीदेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो डीमेट अकाउंट चाहिए। क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट कौन मेंटेन करता है, डेपोजिटरी। तो इनको डेपोजिटरी के साथ भी अग्रीमेंट करके रखना पड़ेगा। तो सब मिला के 8 लोग हो गए। बोलो कैसे, एक म्यूचुअल फंड खुद, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी, यूनिट होल्डर, ये तो हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट। 3 बाहर के लोग होंगे, बोलो कौन कौन, कस्टोडियन, एसटीए और डेपोजिटरी, याद रहेगा। चलो अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आ जाओ भाई, म्यूचुअल फंड क्या होता है बता ही दिया तुम लोग को। म्यूचुअल फंड मस्ट कौन से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल मार्केट में। इट मस्ट बी अ सेबी रजिस्टर्ड। एएमसी बता दिया था, ये हमेशा कंपनी होगी कंपनीज एक्ट वाली, हमेशा कंपनी होगी कंपनीज एक्ट वाली। एएमसी हमेशा किससे अप्रूव्ड होना चाहिए, सेबी से अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसको हमेशा अग्रीमेंट करना है किसके साथ, ट्रस्टी के साथ। जहां जहां हाईलाइट करता जा रहा हूं तुम टिक लगाते रहो, बॉक्स बनाते जाओ। अच्छा एक बात बताओ, एएमसी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इसको कौन हटा सकता है, याद रखना। इधर देखो, इधर देखो, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी का मतलब हो गया, ये हो गया बोर्ड रेजोल्यूशन। ट्रस्टी का एक बोर्ड मीटिंग होगा और क्या पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। और दूसरा क्या जरूरी है कि हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटाए, या शेयर होल्डर भी हटा सकता है। और शेयर होल्डर को यहाँ क्या बोलते हो, यूनिट होल्डर। तो क्या यूनिट होल्डर की मीटिंग हो, वहां एसआर पास हो, कैसे पता चला एसआर तो बीआर से भी हो सकता है और एसआर से भी हो सकता है। जब बीआर होगा तो यहाँ डायरेक्टर वर्ड नहीं है, ट्रस्टी वर्ड है। क्या है, ट्रस्टी वर्ड है। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का रेजोल्यूशन। अब नॉर्मल रेजोल्यूशन का मतलब कौन हो गया, मेजॉरिटी। और अगर शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर को यहाँ क्या बोलते हैं, यूनिट होल्डर। तो कितना, 75% यूनिट होल्डर्स चाहे तो किसको हटा सकते हैं, एएमसी को हटा सकते हैं और नया एएमसी को लाया जा सकता है। अब एएमसी ठीक ढंग से मैनेज नहीं करेगा, बार बार लॉस करवा रहा, तो एएमसी को हटाया नहीं जाएगा क्या। तो बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर रहता है पूरे म्यूचुअल फंड में, एएमसी के ऊपर। एएमसी सक्सेस के लिए जिम्मेदार है और लॉस के लिए भी वही जिम्मेदार है। क्लियर है। चलिए स्पॉन्सर कौन होता है भाई, स्पॉन्सर वो होता है जो म्यूचुअल फंड बनाता है। तो स्पॉन्सर इज लाइक प्रोमोटर, स्पॉन्सर इज लाइक प्रोमोटर। ट्रस्टी 2 तरीके का होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अगर है इंडिविजुअल और कंपनी को बनाया है, तो ट्रस्टी कंपनी जिसके हाथ में सारी प्रॉपर्टी होती है। आपको मालूम होगा ट्रस्ट के केस में क्या होता है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी किसके हाथ में रहती है, ट्रस्टी के हाथ में रहती है। तो यहाँ पर ट्रस्टी, वो जो जितना भी कॉर्पस होगा वो उसका ओनर कौन माना जाएगा, ट्रस्टी। एएमसी तो मैनेजर है ना, एएमसी तो सिर्फ मैनेज करेगा ना, ओनर कौन माना जाएगा, ट्रस्टी। यूनिट होल्डर्स मैंने बता ही दिया था। शेयर होल्डर सेम लाइक शेयर होल्डर लिखो, सेम लाइक शेयर होल्डर। कंपनीज एक्ट में क्या होता है, शेयर होल्डर, और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर मीन्स अ पर्सन हु परचेज द यूनिट, हु परचेज द यूनिट, याद रहेगा। ठीक है, यूनिट क्या होता है भाई, उस स्कीम के कॉर्पस के आप एक तरीके से शेयर होल्डर है। ज्यादा यूनिट लोगे ज्यादा बड़े शेयर होल्डर, कम यूनिट लोगे कम बड़े शेयर होल्डर, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर एक बात बताइए, पहले इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। कस्टोडियन बता ही दिया था, कस्टोडियन वो है जिसको सेबी की तरफ से क्या मिला है, रजिस्ट्रेशन मिला है। कौन सा काम करने के लिए, कस्टोडियल सर्विस देने के लिए। कौन सा सर्विस, कस्टोडियल। ट्रांसफर एजेंट मैंने बता ही दिया था, जब भी बिकेगा यूनिट और जब भी यूनिट का क्या होगा, रिडेम्पशन, तो ये सब कौन देखेगा म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे, एसटीए। क्योंकि करोड़ों के संख्या में यूनिट बेचे भी जाते हैं,
और करोड़ों के संख्या में यूनिट्स रिडीम भी होते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ पूरा रजिस्टर मेंटेन करना किसका काम होगा? STA, शेयर ट्रांसफर एजेंट। बस यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? यूनिट ट्रांसफर एजेंट। शेयर वर्ड तो होता ही नहीं, लेकिन जो प्रोफेशनल है उसका नाम तो शेयर ट्रांसफर एजेंट ही है ना। चलिए अगला, डिपॉजिटरी मैंने बता ही दिया था, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेडिंग हो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। सारे के सारे यूनिट्स आजकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। स्टॉक मार्केट से खरीदोगे तो इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेगा। तो फिजिकल यूनिट्स मिलेंगे या ई यूनिट्स? ई यूनिट्स मिलेंगे। तो इसलिए वहाँ डिपॉजिटरी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? डिपॉजिटरी की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कंपनी से कंपेयर करूं म्यूचुअल फंड का, तो इधर लिखता हूं म्यूचुअल फंड, इधर लिखता हूं कंपनी। चलो सबसे पहले बताओ, कंपनी क्या बेचती है मार्केट में? शेयर बेचती है। और शेयर बेच के अपना क्या बनाती है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बना के रख लेती है या आगे इन्वेस्ट करती है? आगे वो इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो? अपना बिजनेस में। बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हो? डिविडेंड, ये ना। और डिविडेंड ये किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को देते हैं, ये ना। शेयर होल्डर्स वही हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदा था, याद है? यही कहानी है ना। बस म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर दो तो क्या बोलोगे? कंपनी की जगह क्या वर्ड आएगा? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या बेचता है मार्केट में? यूनिट्स। यूनिट्स को बेच के क्या बनाता है? कॉर्पस। शेयर कैपिटल को क्या बोल दोगे? कॉर्पस। कॉर्पस को ये इन्वेस्ट करते हैं कहाँ? 6 इन्वेस्टमेंट, बोलो, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये ना, जिसमें क्या था? सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और अदर, ये था। अच्छा, इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट किसको दे देते हैं? डिविडेंड के रूप में दे देते हैं। किसको? टू यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर्स। तो देखो सारी कहानी सेम है ना, ठीक है। तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ये हुआ ना। बाकी एक्ट अलग हो जाएगा। कंपनी कंपनीज एक्ट में बनती है और म्यूचुअल फंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर बनता है। कंपनी में क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ कौन होता है? ट्रस्टी। कंपनी में होता है की मैनेजरियल पर्सनल ऑफिसर्स, यहाँ होता है AMC। नहीं समझ में आया लोग? कंपनी को चलाता कौन है? की मैनेजरियल पर्सनल और ऑफिसर्स ही तो चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी चलाता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो स्ट्रैटेजी देता है बस। उसी तरीके से ट्रस्टी स्ट्रैटेजी देगा, पर ट्रस्टी के स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कौन करेगा? AMC। तो AMC इज लाइक KMP। AMC इज लाइक KMP। ट्रस्टी इज लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्पॉन्सर इज लाइक promoter. Shareholders are like unit holders. Share capital is like corpus. तो चीजें तो सिमिलर ही लग रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? आगे चलें? अपॉइंट करेगा। यस यस यस, अभी मैं पढ़ाऊंगा, आएगा अभी। इसकी अगली जो क्लास होगी ना म्यूचुअल फंड की, वो प्रैक्टिकल वाली क्लास होगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब तो थ्योरी हो जाएगा, ये कुछ देर तक थ्योरेटिकल चलने वाला, वो NAV सब निकालने वाला अब आएगा। इंडिपेंडेंट कंपनी होती है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है एज एन AMC, और म्यूचुअल फंड इनको बुलाते हैं अपने एसेट को मैनेज करने के लिए। मेन पर्पस इनका एसेट मैनेजमेंट होता है। ज़्यादा AMC इंडिया में है नहीं अभी, देखा नहीं, 40-50 ही AMC है। 44 लिखा हुआ था, मुझे लगा कि अभी कुछ बढ़ा उड़ा भी होगा, तो बहुत खींचोगे तो 50 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हटाऊं? इससे तो अच्छा ही बनाया होगा तुम लोग, हाँ वो तो मालूम है। चलिए आगे बढ़े, चूंकि ये 13 मेरा हो गया ना मेरा। हाँ जी, अब यहाँ से शुरू क्या हो जाएगा तुम्हारा?
थ्योरी थ्योरी एंड थ्योरी, जो तुमको याद करना पड़ता है। हेडिंग बोलो। हाँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले ये पकड़ो, टारगेट ये है। चलो बॉक्स बनाओ जल्दी। आपको म्यूचुअल फंड रजिस्टर करना है, इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना है, ये ना, तभी तो म्यूचुअल फंड चालू होगा। आइए, आपके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन देख लो, सबसे पहले किसको पकड़ा है? स्पॉन्सर को। चलो स्पॉन्सर को गोल करो बड़ा सा। ये सारी कहानी किसके लिए लिखी गई है? स्पॉन्सर। अरे स्पॉन्सर ही तो बनवाने आया होगा म्यूचुअल फंड, तो किसको पकड़ोगे तुम? स्पॉन्सर को ही तो पकड़ोगे। आ जाओ भाई, स्पॉन्सर के बारे में बोल रहा हूं। स्पॉन्सर का एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए, नंबर 2। अब बोलो सर ये क्या भारी भरकम वर्ड सब है? तो ये भारी भरकम वर्ड का मतलब क्या हो? नीचे लिखा हुआ है, देखो नीचे लिखा हुआ है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा, है ना। और जो जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, इसका मतलब ईमानदारी, वहां लिखो ईमानदारी। फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी मिला, वहां लिखे ऑनेस्टी। क्या लगता है आपको, गरीब गरीब लोग 10-10 रुपए का यूनिट खरीद के म्यूचुअल फंड को देते हैं, और म्यूचुअल फंड के पास 1000 करोड़ रुपया जमा हो जाता है, उसको लेके स्पॉन्सर भाग जाएगा। बताओ गलत बात है? गलत बात है। तो क्या स्पॉन्सर किसी को भी बनने दोगे, या ईमानदार होना चाहिए? वो ईमानदार होना चाहिए। अब जैसे विजय माल्या अगर खोलना चाहेगा म्यूचुअल फंड, तो खुलेगा? कहाँ फंस जाएगा बेचारा? वो बेचारा तो कहीं से नहीं है, लेकिन कहाँ फंस जाएगा वो? पहले पॉइंट में फंस जाएगा। एक तो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो ना हो, ये दूसरा तो एकदम नहीं है। क्या? जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का ये मतलब ईमानदारी होता है। ईमानदारी का तो कोई खास उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, है ना। तुम्हें आई फ्लू हुआ क्या? तुम्हें थोड़ा सा, अब मैं उसको लगातार देखे जा रहा हूँ, बस वहां से उड़ के आएगा, अब तेरे आंख में घुसूंगा। अच्छा, ऐसा होता है कि आई फ्लू जिसको हुआ उसको देखने से? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं उसके आंख में मत देखो, उसके आंख में मत देखो, ऐसा कहने वाली बातें हैं। तो चश्मा हटा के देखो ना एक बार उसको। नहीं, मैंने सुना देखने से भी हो जाता है। नहीं होता है? तो आगे देखो तब लाइन लगा के एक बार। अरे हो जाता है। आज नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, मतलब मैं समझ रहा हूं। क्या बोले तुम? क्या बोल रहे हो? मतलब तुम अपने आंख में छू के मेरे आंख को छूओगे? तो क्यों करोगे ऐसा? तो जिस दिन मेरे आंख में आया ना, फिर मैं सबकी आंख को छूंगा यहाँ पे, तब पता चलेगा। अच्छा, कह रहा बता दीजिएगा। नहीं, ऐसे मैंने सुना ये आप चश्मा लगा के रखते हैं तो थोड़ा बच जाते हैं, क्योंकि वो जो तुम बोलो ना बैक्टीरिया वाली बात, वो उड़ता भी है। हाँ, तो जब अरे उड़ता है यार, तुम मालूम नहीं है। चलो खैर, अब मैं उसको कुछ देर तक नहीं देखूंगा। उसको देखते देखते मैं समझ गया आंख लाल कर रही। मैंने कहा इसको तो डांटा नहीं, तो ये आंख लाल क्यों कर रही है? तब पता चला अच्छा अभी तो आई फ्लू है। जिसको डांटा है उसकी तो आंखें इतनी अच्छी हैं, हैं? उसको तो कोई वो क्या करना था इसमें? अजीब हालत है यार। चलो इधर देखो, आ जाओ। हाँ जी, तो विजय माल्या बन पाएगा स्पॉन्सर? क्यों नहीं बन पाएगा? उधर से एक बच्ची बोले उसका साउंड नहीं है सर। अरे साउंड तो 2 वर्ड है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड अलग और जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी अलग। इसको नहीं बताया गया है, इसको बताया गया है। इसको आने दो। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब फाइनेंशियली आप मजबूत होने चाहिए। आइए, सबसे पहला आप बताओ किस सेक्टर के होने चाहिए, कम से कम कितने साल से? अच्छा, कोई स्पॉन्सर आया म्यूचुअल फंड बनाने, उससे पूछा तुम क्या करते थे इससे पहले? कहा एक डॉक्टर का क्लिनिक था। तो यूनिट होल्डर को इंजेक्शन दोगे तुम? कम से, अच्छा वो बोला कि 5-6 साल से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूं, तो मिल जाएगा। क्योंकि कौन सा सर्विस में लगा हुआ था वो? फाइनेंशियल सर्विस में लगा हुआ था। चलो अगला, आपका नेटवर्थ, स्पॉन्सर का नेटवर्थ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए पिछले 5 सालों में। अब पिछले 5 सालों में, कुछ सालों में, आप सारे के सारे 5 साल में, ऑल, मतलब लगातार 5 साल आप पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब अच्छे लोगों को ही ये म्यूचुअल फंड बनने देगा। अगला बोलो, तुम्हारा इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का नेटवर्थ तुम्हारे कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होना चाहिए। अब समझो ये क्या चीज है। देखो स्पॉन्सर, मान लो इधर देखो, जैसे LIC स्पॉन्सर बना, इसने क्या बनाया?
LIC म्यूचुअल फंड, और LIC ने ऐसा LIC म्यूचुअल फंड में 100 करोड़ लगाया, तो इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 100 करोड़। तो मैंने LIC से पूछा कि आपका नेटवर्थ कितना है? तो बोल रहा है मेरा नेटवर्थ तो 50 करोड़ है। औकात से ज़्यादा लगा दिए तुम, नहीं समझ में आया। बताइए, उसका खुद का नेटवर्थ 50 करोड़ है और लगाया हुआ कितना है? 100 करोड़। ये अजीब बात नहीं है यार। अच्छा, इससे मैंने पूछा कि आपका खुद का नेटवर्थ कितना है LIC का? कहा मेरा तो 500 करोड़ है भाई। तो 500 करोड़ नेटवर्थ और CC कितना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन? 100 करोड़। चलेगा ना? अरे ये लिखा हुआ ना, तुम्हारा नेटवर्थ क्या होना चाहिए? मोर देन, किससे मोर देन? कैपिटल कंट्रीब्यूशन से। तो अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है LIC म्यूचुअल फंड में? 100 करोड़। तो तुम्हारा LIC का खुद का नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? ये तो नॉर्मल सी बात है। अरे एक बात, तो म्यूचुअल फंड बड़ा होता है या स्पॉन्सर बड़ा होता है? अरे स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड को पैदा करता है, तो पिताजी बड़े होंगे ना यार, है कि नहीं? चलो इधर देखो, अगला कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4th। सुनो, पिछले 5 सालों में से पांचों या 3, पिछले 5 में से 3 साल आपके पास प्रॉफिट होने चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट में क्या ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? कैसे पता चला नेट प्रॉफिट? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद। तो इसको क्या नो पार्ट बोलते हो क्या? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो बोलते हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, लेकिन ये क्या? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट। अच्छा, पिछले 5 सालों में आपको प्रॉफिट हुआ होना चाहिए या पिछले 5 में 3? पिछले 5 में कोई भी 3। तो इसका मतलब स्पॉन्सर काफी पैसे वाला होना चाहिए। समझ गए? LIC म्यूचुअल फंड है, और LIC खुद क्या है? उसका स्पॉन्सर। तो अभी हम क्या है, LIC म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं या LIC के बारे में बात कर रहे हैं? LIC, क्योंकि LIC स्पॉन्सर है। अरे अभी तो म्यूचुअल फंड बन ही रहा है ना, तो म्यूचुअल फंड का खुद का थोड़ी कुछ होगा। अभी जो होगा किसका होगा? स्पॉन्सर का होगा ना। चलिए आगे बढ़े। चलो, और अरे बहुत सारा है देखो। तो A ही पॉइंट नहीं है, उसके बाद B भी है। अभी तो A पॉइंट क्लियर हुआ, B। चलो, अप्लीकेंट क्या होना चाहिए? फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और का, फिट एंड प्रॉपर का मतलब क्या? 6 पैक वैक होना चाहिए या ऐसा कुछ? नहीं, साउंड माइंड सब नहीं, मतलब फिट एंड प्रॉपर का मतलब तुम लोग समझाया था लॉ में। फिट एंड देखो, स्पॉन्सर हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होता है, तो साउंड माइंड कहां से हो गया? अब LIC पर्सन ऑफ साउंड माइंड, LIC तो बॉडी कॉर्पोरेट है। नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि सेबी के नजर में सारी चीजें अच्छी लगनी चाहिए। आपको बताया था फिट एंड प्रॉपर का मतलब, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर में पढ़ाया था कि फिट एंड प्रॉपर का मतलब सारे के सारे जितने भी क्वांटिटेटिव चीजें हैं वो सेटिस्फाइड हैं, फिर भी क्वालिटी में कुछ दिक्कत लग रहा है, तो बोल देगा कि दैट पर्सन इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर। फिट एंड प्रॉपर का मतलब एलिजिबल, तुम सब कुछ में सही हो, तुम सब कुछ में सही हो। अब जैसे तुम्हारा सुनो, अभी जितना भी चीजें मैंने बताया पीछे, अभी ABCD जितना भी बताया तुमको साउंड वाले पे, वो सब फाइनेंशियल था। प्रॉफिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, उस हिसाब से तो माल्या तो फिट है। माल्या तो आपका किंग फिशर कंपनी प्रॉफिट में चलती है। अरे किंग फिशर तो प्रॉफिट में चलती है, एक बार दुकान खुल जाए देखो लाइन लग जाता है, वो तो पूरे प्रॉफिट में है। तो बताइए, तो हो सकता है प्रॉफिट में भी नजर आए, नेटवर्थ भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी सेबी माल्या को देखते क्या बोल देगा कि मेरी नजर में ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं। समझ में आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन और, क्या एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड को बना सकता है? जैसे एक म्यूचुअल फंड पहले से है, वो एक और म्यूचुअल फंड बना रहा है, तो क्या एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों एक कंपनी दूसरे कंपनी को नहीं बना सकती है? तो फिर तो अगर आप पहले से ही म्यूचुअल फंड है, मतलब जो स्पॉन्सर है वो ऑलरेडी क्या है? म्यूचुअल फंड है, तो इस बार पुराने म्यूचुअल फंड को चेक कर लो कि वो पहले से ट्रस्ट के रूप में है कि नहीं, और उनका ट्रस्ट डीड सेबी से अप्रूव्ड है या नहीं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते जाओ। अगला, अच्छा, स्पॉन्सर को कम से कम कितना पैसा लगाना पड़ेगा अपने नेटवर्थ का? कम से कम 40% पैसा तो लगाना पड़ेगा। जानते हो इससे क्या होगा? अगर म्यूचुअल फंड डूबा तो इनका 40% इनका भी डूबेगा। अरे ये मतलब हुआ ना? और क्लियर है जी? तो जो आपका, अच्छा बोले म्यूचुअल फंड का या AMC का? AMC का, मतलब AMC का जितना भी नेटवर्थ है उसका 40%, मतलब AMC में 40% पैसा किसका लगा होना चाहिए?
आपका स्पॉन्सर का लगा होना चाहिए। ठीक है जी, और आओ। अच्छा एक बात बताइए, बहुत बार हो सकता है कि स्पॉन्सर ने 40% लगाया और एक और आदमी है उसने 50% लगा दिया, तो क्या जिसने 50% लगाया उसको भी अब स्पॉन्सर माना जाएगा, भले वो स्पॉन्सर हो ना हो, माना जाएगा। आइए क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन जो पहले से स्पॉन्सर नहीं था लेकिन उसने कितना पैसा लगा दिया है, 40% और मोर, तो उसको भी स्पॉन्सर ही माना जाएगा और उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा। जैसे कंपनी दर में भी चलता है कॉन्सेप्ट डीम्ड प्रमोटर का, कुछ लोग पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हैं, याद होगा, तो वही वाला बात यहाँ पे। तो जो स्पॉन्सर देखो, जो स्पॉन्सर बोलेगा उसको 40% पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा वो है जो बोला नहीं है अपने आप को स्पॉन्सर लेकिन लगा दिया 40%, तो भी तुम क्या माने जाओगे, स्पॉन्सर। और जो स्पॉन्सर होगा उसको ये सारे जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, साउंड वाला, फेयरनेस वाला, फिट एंड प्रॉपर पर्सन वाला, वो सब उनको फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब स्पॉन्सर अच्छे ही होने चाहिए। आ जाओ डी पॉइंट, स्पॉन्सर, उसका डायरेक्टर, उसका प्रिंसिपल ऑफिसर कभी फ्रॉड में गिल्टी साबित नहीं होना चाहिए। फ्रॉड में गिल्टी, अच्छा फ्रॉड का आरोप लगना अलग चीज है, गिल्टी साबित हो जाना अलग चीज। यहां तो गिल्टी साबित हो गया। या दूसरा, किसी ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ है जो किससे जुड़ा हुआ था, मोरल टर्पिट्यूड से जुड़ा हुआ था या इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़ा हुआ था। तो तीन चीजें हैं, बोलो कौन कौन। एक तो गिल्टी ऑफ फ्रॉड, दूसरा मोरल टर्पिट्यूड, तीसरा इकोनॉमिक ऑफेंस। इन सब चीजों में ना वो स्पॉन्सर, ना उसका डायरेक्टर, ना उसका प्रिंसिपल ऑफिसर, ये सब कोई किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे आ जाओ। अब इनको 2-3 काम करना चाहिए। स्पॉन्सर ही बना रहा है म्यूचुअल फंड, तो इनको ट्रस्टी अपॉइंट कर देना है, इनको एएमसी अपॉइंट कर देना है, इनको कस्टोडियन अपॉइंट कर देना है, ये ना। तो इतने सारे काम करने हैं। तो बताओ स्पॉन्सर को क्या क्या करना सब मिला के जी तक कितना पॉइंट हुआ, 7 है ना। तो ये 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसका, स्पॉन्सर का। स्पॉन्सर इतना इतना काम किया होगा तभी वो स्पॉन्सर बन पाएगा, तभी उसका म्यूचुअल फंड रजिस्टर हो पाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। आगे अगला आ जाओ भाई। अगला कौन है इस बार, स्पॉन्सर का एलिजिबिलिटी है या एएमसी का एलिजिबिलिटी है। एएमसी का कितना पॉइंट है, इसका भी 7 है। चलो आ जाओ भाई। एएमसी का फिर वही है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जनरल रेपुटेशन एंड फेयरनेस इन ट्रांजैक्शन, सेम डिट्टो हो गया ना ये। दूसरा ये भी डिट्टो हो गया, फिट एंड प्रॉपर, है ना। उसके बाद अब आइए, जो एएमसी के डायरेक्टर होंगे, अच्छा खुलेआम डायरेक्टर क्यों वर्ड लिख रहा है आप, क्योंकि एएमसी कंपनी है। एएमसी इज ऑलवेज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। तो याद रखना, एएमसी के जो डायरेक्टर्स होंगे, जरा बताइए तो उनके पास एक नॉर्मल एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कौन से सेक्टर में होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में होना चाहिए। और वो कभी भी गिल्टी साबित नहीं होना चाहिए, मोरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस और सिक्योरिटी लॉ। मुझे लगता है उधर के 2 पॉइंट को मिला के 1 पॉइंट बना दिया इधर। आपको याद होगा उधर ना फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड फील्ड 5 साल वाला कहानी था, और ये जो था मोरल टर्पिट्यूड वो अलग था, है ना। तो दोनों को मिक्स करके बना दिया। तो इसका मतलब अगर तुम पहला वाला पढ़ लिए ना तो ये दूसरा वाला भी हो ही जाएगा याद। आगे आ जाओ। अगला कौन है बताओ, जो एएमसी का केएमपी है। क्या है, केएमपी। फिर वही, वो गिल्टी साबित नहीं होना चाहिए किसका, मोरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस, सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, यहां तक अलग करो पहले। अब मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा इनडायरेक्ट है। आप किसी ऐसे एएमसी म्यूचुअल फंड इंटरमीडियरी में काम किए हुए नहीं होने चाहिए जिसको सेबी ने क्या कर दिया है, सस्पेंड और कैंसल। जैसे मैंने पूछा एएमसी से कि तुम्हारा ये कंपनी सेक्रेटरी है, की मैनेजरियल पर्सनल, तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी है, इसका बैकग्राउंड बताओ। तो कहा सर बस माल्या की कंपनी में थे। कहा माल्या की कंपनी में थे, कहा वो जो फ्रॉड वर्ड हुआ था ये भी तो थे उसमें, तो वहां से नौकरी छोड़ के हमारे यहाँ आए। आपको लगता है कि ये क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड हो गया। कैसे डिसक्वालिफाइड हो गया, वो किसी ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे एएमसी या ऐसे
और एक और है ना, क्या है, इंटरमीडियरी में काम करता हुआ पकड़ा गया था पहले, जिसको सेबी ने आज क्या कर चुका है, कैंसल कर चुका है या सस्पेंड कर चुका है। इसका मतलब तुम अच्छे कंपनी से नहीं आए हो। आगे बढ़ो। चलिए, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, एएमसी का जो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें कम से कम 50% डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। किससे इंडिपेंडेंट होने चाहिए? स्पॉन्सर से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्पॉन्सर के सब्सिडरी से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ट्रस्टी से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब वो उनसे जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए एक बात बताओ, जब स्पॉन्सर के सारे लोग एएमसी में रहेंगे तो फिर अलग से एएमसी क्यों बनाया गया? तो बताओ, एएमसी में मैक्सिमम स्पॉन्सर से जुड़े हुए लोग कितने हो सकते हैं? 50%। 50% से ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ उल्टा बोला है। कम से कम 50% डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनका एएमसी से, जिनका स्पॉन्सर से, स्पॉन्सर की सब्सिडरी से और ट्रस्टी से कोई भी रिलेशन ना हो। मान लो अगर 10 डायरेक्टर है एएमसी में, तो 5 डायरेक्टर्स तो एकदम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। किससे इंडिपेंडेंट? स्पॉन्सर से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्पॉन्सर के सब्सिडरी से इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ट्रस्टी से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब उनका उनसे कोई रिलेशन होना, रिश्ता नाता होना नहीं चाहिए। अगला, चेयरमैन जो होगा एएमसी का, वो तो कभी भी ट्रस्टी से जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए। मतलब ट्रस्टी को कभी चेयरमैन नहीं बना सकते। चेयरमैन तो फुल्ली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ट्रस्टी में से चेयरमैन तो क्या होना चाहिए? फुल्ली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगला, जो एएमसी है उसका कम से कम कितने का नेटवर्थ होना चाहिए? 50 करोड़ रुपए का नेटवर्थ कम से कम होना चाहिए। अब नीचे एक अमेंडमेंट है, पढ़ो तो, हाउएवर वाला। पढ़ लिया? अभी तुमने पीछे क्या पढ़ा था? स्पॉन्सर का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। मान लो कि पीछे स्पॉन्सर थोड़ा कमजोर है पर एएमसी मजबूत है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। कैसे पता चला? स्पॉन्सर नहीं पूरा कर पा रहा है क्या चीज? एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, लेकिन उस केस में फिर इसका 50 करोड़ रहेगा एएमसी का या 100 करोड़ हो जाएगा? 100 करोड़ है, क्या है? 100 करोड़। तो इसका मतलब एएमसी मजबूत है, तो बहुत बार एएमसी को भी देख के क्या मिल जाता है? म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अच्छा, लेकिन मालूम चला स्पॉन्सर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो फिर इनके लिए कितना है? इनके लिए 50 ही। लेकिन अगर तुम्हारा स्पॉन्सर थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है तो फिर एएमसी का ज्यादा मजबूत होना जरूरी है। तो उसका नेटवर्थ 50 करोड़ नहीं, फिर कितना होना जरूरी है? 100 करोड़ होना जरूरी है। अब सुनो, ABCDEFG थोड़ा सा थियोरेटिकल भयंकर था, तो एक बार ना लिस्ट के तौर पे फिर से पढ़ते हैं। किसी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो फिर से वो याद भी हो जाएगा। चलो तुम बोलो, पहला क्या था? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा कौन? रेपुटेशन, जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, यही ना, ये वर्ड चलता है। दूसरे में फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तीसरे में डायरेक्टर्स तुम्हारे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से होना चाहिए और तुम्हारा जो डायरेक्टर है वो गिल्टी नहीं होना चाहिए। 3 जगह बोलो, कहां कहां? मॉरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस, सिक्योरिटी लॉ। ठीक। अब चौथे पॉइंट में डायरेक्टर को पकड़ा है या केएमपी को? तुम्हारा केएमपी मॉरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस, सिक्योरिटी लॉ, इसमें गिल्टी साबित नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा केएमपी किसी ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे एएमसी या ऐसे इंटरमीडियरी में काम करता हुआ नहीं होना चाहिए जिसको सेबी ने क्या कर रखा है अभी? सस्पेंड या कैंसल। इसका मतलब बैकग्राउंड आपका बुरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला ई पॉइंट, तुम्हारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन है उसमें कम से कम आधे डायरेक्टर्स तो ऐसे हों जिनका ट्रस्टी से, स्पॉन्सर से, स्पॉन्सर के सब्सिडरी से कोई कनेक्शन ना हो, कोई रिश्ता नाता ना हो। कम से कम 50% डायरेक्टर तो अच्छे होने चाहिए। चेयरमैन कभी भी ट्रस्टी नहीं हो सकता। चेयरमैन कभी भी ट्रस्टी नहीं हो सकता, मतलब ट्रस्टी चेयरमैन नहीं बन पाएगा। चेयरमैन हमेशा अलग ही आदमी होना चाहिए। और लास्ट में क्या है? नेटवर्थ 50 करोड़ होना चाहिए एएमसी का। लेकिन अगर तुम्हारा स्पॉन्सर कमजोर है तो फिर 50 से काम नहीं चलेगा। कितना चाहिए?
100 चाहिए, याद रहेगा। चलो बाकी यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ था, अब सेबी ने कह दिया जितने भी एएमसी होंगे म्यूचुअल फंड को, उसको क्या बनाना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी। याद होगा कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना ऑडिट कमेटी, क्या हर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना होता है या लिस्टेड है? और 10-50-100 था ना, पढ़ाया था तुम लोग ऐसे ही 10-50-100, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, जितने एएमसी होंगे म्यूचुअल फंड के, चाहे वो 10-50-100 में आते हो या ना आते हो, आप म्यूचुअल फंड के एएमसी हैं, इसका मतलब आपको भी ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, याद रहेगा। तो ये भी एक कंडीशन ही हो गया, ये भी आप सब चाहो तो जी के बाद इसको एच बना सकते हो, किसको, इसको, ठीक है। पेज उल्टा उल्टा के लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं। तुम लोग बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो, नहीं? यस सर बोल रहे ऊपर से, खुलेआम बोल रहा है, हाँ यस सर, यस सर। बहुत पढ़ना है तुम लोग को, अब मुझे पढ़ाने का बहुत मन करता है ना। एक्चुअली क्या हो ना, अब बच्चे थोड़े से ना क्लास में वो यूनिफॉर्म हो गए। यूनिफॉर्म मतलब शुरू में क्या होता है ना, बैच स्टार्ट होता है, डेली क्लास में नया बच्चा आ जाता है। अब नया आता है तो टीचर पे परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। अब क्या है कि सारे बच्चे एकदम स्मार्ट पढ़े लिखे लगते हैं, सब समझता भी है, तो अब मुझे खूब पढ़ाने का मन करता है। कहा ऐसा नहीं, हम ऊपर से ऐसे दिख रहे हैं, है ना, अंदर से बेवकूफों के राजा हैं हम। चलो आ जाओ, हेडिंग बोलो, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो टर्म्स एंड कंडीशन में तो तुमने देखा था, स्पॉन्सर का पहले बैकग्राउंड चेक हुआ, फिर एएमसी का बैकग्राउंड चेक हुआ ना, अब और भी हैं। सबसे पहला तो तुमको यही मालूम होगा, चाहे ट्रस्टी हो, चाहे स्पॉन्सर हो, चाहे एएमसी हो, चाहे कस्टोडियन हो, इन सबको सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा। तो मानना ही पड़ेगा ना, म्यूचुअल फंड चलाओगे तो ये रेगुलेशन तो मानना ही पड़ेगा सबको। आगे अच्छा एक बात बताइए, आपने शुरुआत में जब सेबी से आप क्या लेने के लिए गए, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए गए, तो उस समय आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया होगा। अब उस डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें गलत चली गई, तो क्या तुरंत आप बताएंगे सेबी को कि साहब जिस समय हम रजिस्टर हो रहे थे उस समय कुछ फाइलिंग्स की थी, उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट गलत चला गया था। तो अच्छा बताओ, ये सब क्या लगता है, ये सब प्री कंडीशन है या पोस्ट कंडीशन है? ये सब पोस्ट कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पहला तो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन को हमेशा मानना पड़ेगा। दूसरा, अगर इनकॉर्पोरेशन के समय, रजिस्ट्रेशन के समय कोई डॉक्यूमेंट गलत चला गया है तो आपको बताना पड़ेगा कि सर गलती से मिस्टेक हो गया है, एक डॉक्यूमेंट गलत चला गया, ये आपको खुद ही बताना पड़ेगा। तो अभी तक जो 2 कंडीशन देख रहा हूं ये तो पोस्ट कंडीशन लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? पोस्ट कंडीशन। आगे भी देखते हैं, फिर भी ये भी पोस्ट कंडीशन है। जितना भी इंफॉर्मेशन तुम पहले फाइल कर चुके हो, किसको, सेबी को, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो फिर से बताना पड़ेगा कि साहब चेंज आ गया। जैसे पहले हमने आपको भेजा था कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है ना मुर्दों वाली गली में, कहाँ है, मुर्दों वाली गली में है ना, तो अब वहां से हटके सर अब हम शमशान वाली गली में आ गए, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, और आपको मालूम होगा कि सेबी के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन सब होता है, क्या रिन्यूअल फीस लगता है हर साल, तो आपको सर्टिफिकेट को क्या कराते रहना पड़ेगा, रीन्यू कराते रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सारे पोस्ट कंडीशन थे, तो लिख लो, पोस्ट कंडीशन लिखो। कुछ लोग धराधर पेज उल्टा उल्टा के देख रहे हैं, है ना। अच्छा, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन है ये, बोलो, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन लिखो, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन, ठीक है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन लिख लिया। चलो बताओ क्या है, 4 हैं सब मिला के, चारों का नाम बोलो। अरे सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। जो तुमने रजिस्ट्रेशन के समय डॉक्यूमेंट दिए उसमें कोई गलत चल गया तो बताना पड़ेगा सर गलत चला गया था। जो तुमने इनकॉर्पोरेशन के वक्त दिया था उसमें कोई चेंज आया है तो आपको बताना पड़ेगा कि सर अब ये चेंज हो गया है। और नंबर 4, आपको रिन्यूअल फीस देते रहना पड़ेगा हर साल, तभी आपका सर्टिफिकेट रीन्यू होगा, याद रहेगा। चलिए आगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं हो रहा आजकल देश में, ऐसे नहीं हो रहा है आजकल देश में, कुछ भी हो रहा है। क्यों तुम लोग को दिक्कत क्यों हो रहा है? अच्छा रुको, अभी 247 ही हुआ है, मैं देखता हूँ कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट कहीं से उड़ जाए तो। नहीं है नहीं, मुझे मालूम है। क्या चीज का ब्रेक?
3 बजे के बाद ही कुछ होता है, मालूम है ना। 3 बजे तक का मेरा टाइम है, मुझे भगा नहीं सकते तुम। कम से कम तुम लोग तो मत भगाओ, एमसीडी तो भगा ही रहा है। आओ हेडिंग बोलो, ये पढ़ाता हूं छोटा सा। चलो हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो जल्दी से। डिस्टिंग्विश बिटवीन लीवरेज फंड, कुछ लोगों लेवरेज लिख बोल रहा है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज, लीवरेज, लीवरेज फंड एंड हेज फंड। सुनो सुनो पहले इधर सुनो, हेज क्या होता है लिख लो कहीं पे। अच्छा दोनों लिख लो चलो। लीवरेज का मतलब होता है बोरोइंग, लिखो कहीं पे। लीवरेज इज इक्वल टू बोरोइंग, लिखो लीवरेज इज इक्वल टू बोरोइंग। लीवरेज इज इक्वल टू बोरोइंग लिखा। और लिखो हेज इज इक्वल टू, लिखो hedging is a process, hedging is the process, hedging is the process of, इन्वर्टेड कॉमा में लेना आप, minimizing the risk, minimizing the risk, minimizing the risk, रिस्क को मिनिमाइज करने को हेजिंग कहते हैं, है ना। अब सुनिए, जैसे क्लास में तुम लोग टेस्ट देते हो तो तुम लोग हेजिंग कर रहे हो रिजल्ट का। जो रिजल्ट में रिस्क है ना फेल होने का, उसको आप मिनिमाइज करते हैं बीच बीच में टेस्ट देके और बीच बीच में आप रिवाइज करके। आप में से कितने बच्चे डेली रिवाइज कर रहे हैं कुछ ना कुछ एमडब्ल्यूएफ में बैठ के? आप लोग एमडब्ल्यूएफ में खाली रहते हो, एमडब्ल्यूएफ में खाली रहते हो तुम लोग? बोथ मॉड्यूल क्या? अरे यार सीएमए ही तो 1-2 घंटे क्लास होती है। मेरा तो खत्म हो गया ना, मेरा टोपा ही था ना सिर्फ, तो टोपा तो खत्म। अब तो कोई चैप्टर में मैच नहीं करता है, तो अब कहां कोई मैच करता है? तो अच्छा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब वाला मैच करेगा। हाँ ये वो सब जेआईजीएल में है और सीएमए नहीं। तो एक बात बताओ, अगर तुम लोग बढ़िया हेजिंग करोगे, सुनो, अगर तुम बढ़िया हेजिंग करोगे तो देखो, मेरा तो मानना है जो सच्चाई है वो है कि एमडब्ल्यूएफ में अगर आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं तो आपको आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लक्ष्मी नगर में नहीं रहते हैं तो आप D2H पे क्लास लो ना। 2 घंटे क्लास के लिए क्यों आते जाते हो? वो आपकी मर्जी, आप आना चाहो तो आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 घंटे क्लास के लिए इतने दूर दूर से आते जाते हो तो टाइम खराब नहीं हो जाता है? हाँ 2 क्लास हो रही थी चलो फिर भी समझ में आता है, जैसे टोपा हो रहा था और वो हो रहा था तो। लेकिन अब सिर्फ अगर मान लो अकाउंट्स होगा तो आप तो घर पे भी बैठ के कर सकते हो। बाकी अगर आपको फेस टू फेस लेना तो मैं मना थोड़ी करूंगा, फेस टू फेस को मैं हमेशा अच्छा समझता हूँ। लेकिन ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे तो रिस्क ज़्यादा हो रहा है, बेनिफिट कम हो रहा है, वो आप देख लो। आप, मेरा मानना है कि एमडब्ल्यूएफ में तो तुमको घर पे ही बैठना चाहिए। बस D2H में कितना फायदा होता है सुनो, जब क्लास स्टार्ट होगी तो देख लो, बस बात खत्म। बाकी अपना घर पे बैठे रहिए, आप सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बना लीजिए। सुबह में 8 साढ़े 8 बजे से एसएम का रिवीजन करो एमडब्ल्यूएफ में। एसएम का, अरे एसएम ही बचाएगा आपको, 40 मार्क्स दे देगा लगभग, समझ रहे हो ना आप। तो आप एसएम का रिवीजन करो, सुबह सुबह रटने का टाइम होता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी लॉ पढ़ो 11 बजे से। फिर क्या पढ़ो? ईबीसीएल पढ़ो। ईबीसीएल पढ़ने के बाद जब यहाँ टैक्स का टाइम होता है 3 से 5, तो तुम अपना क्या पढ़ो? सीएमए पढ़ो। रिवाइज नहीं करते तुम लोग? फाइनेंशियल सिस्टम हो गया सबका रिवाइज, पहला चैप्टर। उसको तो पहला चैप्टर मालूम ही नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम। ओहो, सेबी, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कुछ नए बच्चे कर रहे हैं, अच्छा ये सब हो गया क्या? ये सब जल्दी जल्दी अपना कवर अप करिए, ठीक है। अब टेस्ट होने वाला तुम लोग का भी, नेक्स्ट मंथ में तुम ही लोग का है। इस मंथ में हो गया किनका? मॉडल फर्स्ट वालों का। अगले मंथ में तुम लोग का है। तुम लोग का फिर वही पहले रिवीजन मैराथन और फिर टेस्ट, समझे। पर रिवीजन मैराथन उनका होता है जो एक बार पढ़े हुआ होता है। तुमको विश्वास नहीं होगा, जो रिवीजन मैराथन रात में लिया, आधा बच्चा तो पहली बार पढ़ने वाला था। अब मुझे क्या बोला था एक बच्चा, थोड़ा धीरे धीरे कर दीजिए। मैंने कहा धीरे धीरे करूंगा तो रिवीजन कैसे होगा? एक रात में 6 चैप्टर कराया मैंने। बायबैक कर लोगे वहां से? तो बायबैक तुम्हारे टेस्ट में है, बायबैक आएगा, है ना। टेस्ट में और क्या क्या है? तो अभी तो पहले पढ़ने दो इसको।
मेरा है कि टारगेट की पूरा वॉल्यूम फर्स्ट का ही एक बार टेस्ट लो जी, इसी बहाने एक बार वॉल्यूम फर्स्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इसको प्रायर नोटिस समझिए आप। ये आज मैंने बोल दिया ये प्रायर नोटिस है। किस बात का प्रायर नोटिस? कि वॉल्यूम फर्स्ट पूरे का टेस्ट होगा, सिक्योरिटी लॉ का और ईबीसीएल में जितना पढ़ा दिया होगा जी। शुरू करो एमडब्ल्यू पे। अगर मुझे एमडब्ल्यू पे मिला रहता तो मैं तो क्या करता, सुबह सुबह उठता, छोटा सा हाफ पैंट पहनता और दिन भर अपने पलंग पर लेटा रहता, पढ़ता, लेट के पढ़ता। एक ना टेबल आता है पलंग पे रखने वाला, पहले पैर रख देते हैं, बाद में उसको रखते हैं, क्योंकि पैर घुसता नहीं है उसके अंदर, है ना। तो पहले पैर ऐसे रख देते हैं, उसके बाद उसको ऐसे रखते हैं ना। उसको रख के पढ़ा कीजिए अगर आप पलंग पे पढ़ते हैं तो। बाकी स्टडी टेबल सब है तुम लोग का, स्टडी टेबल ये सब है, तो उस पर क्या रखा? उस पर तो कुकर रखा हुआ होगा, बुक्स है, अब बेवजह का एक लैंप भी रखा हुआ होगा, पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था। अच्छा, आजकल लैंप का कल्चर खत्म हो गया। पहले एक लैंप होता था ऐसे करके, क्या बोलते थे उसको? कौन? स्टडी लैंप बोलते थे। नहीं, स्टडी लैंप आज भी चलन में है कि नहीं है? स्टडी लैंप का एक फायदा होता है, रात में पढ़ते वक्त आप हर तरफ का अंधेरा कर दीजिए और सिर्फ उसको, तो उससे क्या फोकस वहीं रहता है। आप इधर उधर देख ही नहीं पाएंगे, अंधेरा होगा, आपको लगेगा कोई भूत ऊत है, तो आप इधर देखने लगेंगे। करना, आपको मजा आएगा। आ जाओ, अरे इधर देखिए, हाँ जी। हेजिंग का मतलब मिनिमाइजिंग द रिस्क। जब रिस्क को मिनिमाइज करते हैं तो हम बोलते हैं हम हेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम हेजिंग कर रहे हैं तो वो फंड क्या है? रिस्की है पहले से या नॉन रिस्की है? जल्दी बताइए। अरे रिस्की है तभी तो हेजिंग कर रहा हूं। नहीं समझ में आया? फेल होने का चांस है तभी तो पढ़ रहा हूं। अरे यही है ना, फेल होने का चांस है तभी तो पढ़ रहा हूं। बीकॉम के लिए कोई पढ़ता है बताओ? तो बीकॉम के लिए कोई हेजिंग करता कहां है? उसको मालूम है कि बस पास हो ही जाऊंगा। तो वही वाली बात है। आ जाओ, एक्चुअली सच पूछो ना, इन दोनों में डिफरेंस इनको नहीं करना चाहिए था, फिर भी कर रहे हैं तो ठीक है। आ जाओ, लीवरेज फंड को क्या बोलते हैं? तो ये खुद का पैसा होता है या दूसरों से उधार लेके, तो इसको बोलते हैं लीवरेज फंड। और आप लोगों के साथ एफएम में एक चैप्टर भी है लीवरेज। लीवरेज चल रहा है, तो लीवरेज क्या होता है तुम लोग ज्यादा जानते होगे, तो मुझे थोड़ा कम मालूम है क्या होता है लीवरेज में। अभी स्टार्ट ही हुआ है, चलो आज सेकंड क्लास ही है, आज हुई थी। चलो आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो। लीवरेज क्या होता है भाई? बोरोड फंड्स। अच्छा, हेज फंड्स क्या होता है? हेज फंड्स बोरोड फंड नहीं होता, ये आपका खुद का फंड होता है, खुद का फंड होता है। बस आप क्या करते हैं इससे? कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन किस बात का? कि जिनका शेयर्स लग रहा है बढ़ेगा, बताओ उसको क्या करोगे? अगर हमें लग रहा है कि इसका दाम बढ़ने वाला है तो वी विल बाय दैट सिक्योरिटीज। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि प्राइस गिरेगा, गिरेगा गा गा, तो अभी बेच दो, है ना। तो ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ये बस डेली, और ये लगता है शेयर गिर जाएगा, बेच ले, अरे शेयर बढ़ने के चांसेस हैं, खरीद ले। ये तुरंत तुरंत करते हैं, मतलब ये छोड़ते नहीं है, पैसा को छोड़ेंगे नहीं। इनको हल्का सा भी शक होगा तुरंत ये चेंज कर देंगे कहानी। अगर लग रहा है गिर जाएगा शेयर का दाम तो बेच के हटा देगा, अगर लग रहा है शेयर का दाम बढ़ेगा तो खरीद के रख लेगा। तो ये इनका हेजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये आसान नहीं होता है, क्योंकि स्पेकुलेशन गलत हुआ ना तो गए काम से। अच्छा, अगला जो लीवरेज फंड्स हैं वो इंक्रीज करेगा आपका पोर्टफोलियो। क्यों? पहले से ओन्ड फंड से प्लस बोरो करोगे तो क्या तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा? नहीं समझ रहा है लोग। अरे बढ़ेगा ना, क्योंकि बोरो करोगे तो पैसा नया आएगा ना, वो अलग बात है कि उधार से आएगा, पर आएगा ना, तो जब आएगा तो तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। लेकिन हेज फंड से बढ़ेगा या हेज फंड आपका खुद का ही पैसा था, खुद का ही पैसा था, बस आप उससे करने क्या चाह रहे थे? स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने जा रहे थे, तो पैसा कोई बढ़ेगा उड़ेगा नहीं। कहां लिखा हुआ नहीं बढ़ेगा? चलो अच्छा, रिस्क फैक्टर किस में ज्यादा है पहले बताइए? लेस रिस्की कौन है? लीवरेज। देखो रिस्की तो ये भी बस रिस्क इस बात का है कि नहीं वापस कर पाया, अगर सिक्योर्ड लोन लिए होंगे तो सिक्योरिटी गया। लेकिन ये जो है
हेज फंड्स मोर रिस्की है, जिस वजह से यहाँ हेजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेजिंग कर रहे हैं। जैसे आईसीआईसीआई का रिजल्ट बहुत भयंकर रिस्की है, तो इसलिए आप उसकी हेजिंग कर रहे हैं। हेजिंग में सबसे पहले क्या किया मालूम है आपने? कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग ज्वाइन करना इज फर्स्ट स्टेप ऑफ हेजिंग। लेकिन सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं होगा, सेल्फ स्टडी, रिवीजन। दुनिया में याद रखना, रिवीजन सबसे जरूरी होता है। अगर आपका नाम 100 साल तक कोई न ले तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे। मालूम है आपको ये बात? अगर आपका नाम 100 साल बहुत ज्यादा बोल दिया, एक रूम में बंद कर दूं तुम्हें, दुनिया से दूर कर दूं, और 1 साल तक तुम्हारा कोई नाम न ले, तुम अपना नाम भी भूल जाओगे। अपना नाम इसलिए याद रहता है क्योंकि लोग बार बार वो नाम हमें बोलते हैं। इसलिए सबसे जरूरी क्या होता है जल्दी बताइए? रिवीजन, है ना। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। मेरा काम है डेली क्लास में आके थोड़ा सा मोटिवेट करना कि तुम रिवीजन के लिए मोटिवेट हो जाओ, पर तुम लोग का मोटिवेशन गजब का है। मैं यहां से निकला नहीं, मत सुन इनका कि सुनते हो तो फिर ये मैं बता दे रहा हूं, सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट पूरा बुक का क्या होने वाला है? टेस्ट। अगले मंथ का मतलब क्या होता है? आज क्या डेट है? तो 8 से 8 हो जरूरी नहीं है, अगला मंथ 1 तारीख को भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अब आप शुरू हो जाएगा, मैं फिर से प्रायर नोटिस नहीं दूंगा। अच्छा, जितने बच्चे न्यू ज्वाइनिंग है उनको तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उनको into 2 के स्पीड से चलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? चलो अब बताओ, इससे आगे पढ़े? अभी सर आए नहीं है, 2:58 हुआ है। अब तो अच्छे चीजें आ गई, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो प्रैक्टिकल आ गया। तो अगली क्लास कौन सी होने वाली है? प्रैक्टिकल। किसी भी हालत में अगली क्लास कोई बच्चा छोड़ना मत, और अपने दोस्त दोस्तनी सबको बुला लेना, ठीक है। अगली क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप स्कैनर जाके देख लीजिए, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का होता है, ये हर बार होता है। तो ये अगली क्लास पहला क्वेश्चन होगा सिक्योरिटी लॉ में, और 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसलिए अगली क्लास बहुत जरूरी है। तो चलिए ब्रेक दूं? ठीक है, ओके।